नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धान की राशि के लिए परेशान हो रहे किसान, सहकारी बैंक के लगाने पड़ रहे चक्कर। बृहदाकार सोसाइटी वारासिवनी में पंजीयन के लिए परेशान हो रहे किसान, वेबसाइट की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई परेशानी। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का 10 मार्च को होगा आयोजन, शिक्षा विभाग ने पुख्ता की तैयारियां। विदिशा से स्थानांतरित हुए पुलिस अधिकारी देवेंद्र यादव ने सीएसपी का संभाला पदभार। और उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जिला स्तरीय केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, पहलवानों ने दिखाया दमखम। फाइनल में महिला पहलवान दिखाएंगी दांवपेच। और अब समाचार विस्तार से। किसानों का धान उपार्जन की राशि का वितरण सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। धान का भुगतान पाने किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। यह नजारा नगर के हनुमान चौक स्थित सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में देखा गया, जहां बड़ी तादाद में किसानों द्वारा धान का भुगतान पाने इंतजार किया जा रहा था। किसानों ने बताया कि धान की राशि पाने वे सुबह से आए हैं और इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसानों ने कहा कि किसानों को उनके सहकारी सोसाइटी के माध्यम से भुगतान हो तो किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पन्नालाल परले लोहारा के रहने वाले हो? जी हाँ। तो कब से इंतजार कर रहे हो? जी बहुत 8 बजे 10 बजे से आए हम लोग। पैसा वैसा आया कि नहीं आया आपके उसमें? पैसा आ गया खाते में। हाँ, लेकिन क्या वो बाबू लोग इतने पैसे लगा रहे बैंक से। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। किरण भाई कहाँ से आए हैं आप? लिंगा परसवाड़ा। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर आप? पैसे के लिए धान के। तो क्यों नहीं मिल पा रहा पैसा अभी आप लोग? क्यों नहीं मिलता तो क्या मालूम। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? तबीयत अच्छी नहीं है जी, पर अब साइना मर गए हैं तो हमारा नाम आ गया है, तो लड़के लोग को साथ आए हैं। अब मैं नहीं आऊँगी तो पैसे नहीं मिलेगा। मेरा नाम महेश्वरू पिछोड़े। कहाँ से आए? नेत्रा से आए हैं। अच्छा, कब से चक्कर काट रहे पैसे? चौथी बार वापस जा रहे हैं। आज भी विड्रॉल भरने के समय बाहर हो गया, बोले खत्म। यहीं पे भीड़ लगी रही थी, माता राम को लेके आया हूँ मैं। अच्छा, नंबर ही नहीं लग पाता था? नंबर ही नहीं लग पाता। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जैसे इतनी भीड़ देख रहे हो आप, तो पैसे मिलना चाहिए ना वापस में। पैसे मिलना चाहिए, सहूलियत भी होना चाहिए कि नहीं होना? कैसी सहूलियत चाहते हैं आप लोग? मैं तो कह रहा था जो धान छोटी सोसाइटी में थी तो वहीं पे पेमेंट देना था, वहीं पे एक आदमी बैठा के दे सकते हैं। मतलब सोसाइटी से ही पेमेंट देना चाहिए? हाँ, किसानों को। जैसे यहाँ पे मिल रहा है उसमें किसानों को परेशानी तो नहीं होगी? फिर नहीं होती ना, जैसा यहाँ पे मिल रहा है वैसा वहाँ पे भी मिलेगा। सर भुवनेश्वर पट्टी। कहाँ से आए आप? भमोड़ी से आए हैं। अच्छा, ये बताए क्या परेशानी जा रही है यहाँ पर आपको? परेशानी ये है सर कि अपन उतने दूर से आते हैं हमारे किसान भाई लोग, और यहाँ पे इतनी परेशानी है कि पैसा नहीं आया, रोज जाओ, ये दिक्कतें जा रही सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कैसा होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी का पैसा हमारे सोसाइटी में मिले सर। सोसाइटी में मिलना चाहिए। हाँ। यहाँ जागपुर जरेरा के एक किसान ऐसे भी पहुंचे जो राशि के लिए बेहद परेशान थे। किसान तुलसीराम गोमासे ने बताया कि 15 दिन बाद बेटी की शादी है और उनके पास पैसे नहीं हैं। पैसे के लिए सहकारी बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। तुलसीराम गोमासे। कहाँ से हैं आप? जागपुर से। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर बैंक में आप? पैसे के लिए आया था सर। अच्छा, पैसा ही नहीं आया अभी तक। क्यों जरूरत पड़ गई? पैसा क्यों नहीं आया अभी तक? ये तो मालूम नहीं था मेरे को क्यों नहीं आया था। हाँ। तो काय की ज़रूरत है आपको? शादी के लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत है। कब की शादी है आपको? ये महीने की 28 तारीख की है, और मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ सब पैसे के लिए, तो पैसा ही नहीं आया। मार्च महीने में ही है क्या? हाँ, मार्च में 28 तारीख। कितना पेमेंट बनता है आपका यहाँ पर? 1,13,400। तो कब से चक्कर काट रहे हो? 5-6 बार आ गया साहब, मैं हर हफ्ता आता हूँ मैं। हर हफ्ता आते हैं? चेक करवाते फिर भी पैसा नहीं आया? अच्छा, कब धान आपने बेचा था अपनी? ये जनवरी की 18-19 तारीख को। जनवरी की 18-19 तारीख। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? कब आएगा बोलते हैं पैसा?
अब ये तो आया ही नहीं बोल रहे हैं साहब। इसके संबंध में चर्चा करने पर सहकारी बैंक के प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि इस बैंक में रोजाना ही बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं। कैश की उपलब्धता के अनुसार किसानों को राशि का वितरण किया जा रहा है। ये जो वर्ष 18-19 के धान उपार्जन के भुगतान की राशि है और शाखा छोटी है, जगह की भी कमी है, इसलिए भीड़ इकट्ठे ज़्यादा दिखती है। अभी तक मेरे शाखा के अंतर्गत 9 समितियों का करीब 70 से 80% पैसा किसानों के खातों में आ चुका है। क्योंकि कैश की उपलब्धता मुख्यालय से होती है और जिस तरीके से कैश हमको मिलता है उस आधार पर हम यहाँ किसानों को उतने पैसे को उन किसानों की संख्या के आधार पर बांट करके उन्हें रोज़ पैसा देते हैं। और चूँकि मैं अभी मेरे जानकारी में जो विषय आया है, बहुत सारे किसान अपने खाते की तहकीकात करने आते हैं कि उनके खाते में पैसा आया है या नहीं आया है। तो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जिन लोगों ने धान विक्रय की है उनका पैसा अभी तक नहीं आया है और उसके लिए मुख्यालय स्तर पर आदरणीय महाप्रबंधक महोदय लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक बात सामने भी आई है, किसानों का भी कहना है कि जिस सोसाइटी में हम लोग ने धान दिया है उसी सोसाइटी में हमें पैसा दिया जाए ताकि इससे ये परेशानी खत्म हो सके। ये और क्या काफ़ी है, दूर दूर से भी आ रहे ये किसान। नीतिगत निर्णय है और ये नीतिगत निर्णय भोपाल से बनते हैं और इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सचिव खाद्य, माननीय महाप्रबंधक सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये नीतिगत निर्णय वो जिस तरीके से निर्णय लेंगे उस निर्णय का हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आप कुछ मांग करेंगे इस मामले में? नियमितीकरण कर उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा 2 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया। 7 और 8 मार्च को हड़ताल किए जाने का यह फैसला संघ द्वारा कालीपुतली चौक स्थित उद्यान में लिया गया, जिसमें संघ द्वारा 7 और 8 मार्च को नगर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किए जाने की योजना बनाई गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रदेश संगठन प्रभारी योगिता कावड़े ने बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने वचन पत्र के 16वें क्रमांक में कहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने तो वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। लेकिन सरकार बने 2 माह से अधिक तक का समय हो गया, लेकिन सरकार ने अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ता की तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके विरोध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भोपाल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। जब हमने अपनी मांगों को लेकर 6 फरवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की तो उन्हें कहा कि हमारे पास अभी 5 वर्ष तक का समय है। हम कांग्रेस के उस घोषणा पत्र का विरोध करते हैं जिसके चलते संगठन द्वारा 7 और 8 मार्च को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग इस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने जो चुनाव के विधानसभा चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र में हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का एक वचन पत्र बिंदु क्रमांक 16 में रखा गया था कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमितीकरण करके सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। आज सरकार को बने 2 महीने हो गए हैं और उनने सभी विभाग के लिए आशा कार्यकर्ताओं का उनने तनख्वाह बढ़ा दिया, पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की 6 फरवरी को तो उनने कहा कि अभी हमारे पास 5 साल है, हम आपका सोचेंगे। तो हम उनके वचन पत्र का घोर विरोध करते हैं। इसलिए 2 मार्च को प्रदेशव्यापी हड़ताल मध्य प्रदेश में भोपाल में रखी गई थी। तो हम लोग समस्त जिले मिलकर 7 मार्च से 2 दिवसीय हड़ताल पर जाए। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ जिला बालाघाट ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कोटवारों की सभी मांगों का त्वरित निराकरण किए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंतेश्वर डोंगरे ने बताया कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस के वचन पत्र क्रमांक 38 में कोटवारों को नियमित किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक कोटवारों का नियमितीकरण नहीं किया गया। इसके अलावा कोटवारों के विधानसभा चुनाव का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उनके खाते में बीमा की राशि जमा कराई गई है। साथ ही कोटवारों को दी जाने वाली सामग्री जिला स्तर पर घटिया क्वालिटी की दी गई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। डीएसपी देवेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को बालाघाट के नए नगर पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। आपको बताएं कि श्री यादव ने 2014 में ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात बालाघाट में ही हाफ फोर्स में पदस्थ थे, जिसके बाद उनका तबादला शाजापुर में हो गया और शाजापुर से श्री यादव का तबादला विदिशा में डीएसपी के पद पर हुआ।
बुधवार को डीएसपी देवेंद्र कुमार यादव ने नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला। इस दौरान अधीनस्थ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएसपी यादव का स्वागत किया। नगर के यातायात थाने में बुधवार को लॉन समिति की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल सहित नगर के समस्त मैरिज लॉन मालिक मौजूद रहे। इन मैरिज लॉन मालिकों को यातायात थाना प्रभारी श्रीमती चंदेल के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिससे शादियों के दौरान यातायात प्रभावित न हो। इसके अलावा थाना प्रभारी ने लोकसभा चुनाव के चलते शहर में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने संबंधी भी चर्चा की। वहीं लॉन मालिकों को शादी समारोह के दौरान गाड़ियों को व्यवस्थित रखने के लिए एक गार्ड रखने की भी सलाह उनके द्वारा दी गई। यातायात थाना प्रभारी के निर्देशों की सभी लॉन मालिकों के द्वारा पालन किए जाने पर सहमति दी गई। ये इसमें प्लीज आप लोग साइन कर दीजिएगा। ये आपके यहाँ पे जब शादी वगैरह होती है तो पार्किंग रोड पे ही कराते हैं, कहीं पार्किंग की जगह देखिए आप, क्योंकि वो तो बहुत कंजेस्टेड है। वो जो एरिया है वहाँ ट्रक भी खड़े रहते थे, अभी फिर से शायद स्टार्ट हो गए थे, मैंने हटवाना भी स्टार्ट कर दिया है और अब पूरी तरह से हट जाएंगे, उनके एक दो बार चालान कटेंगे, सब समझ जाएंगे। लेकिन आप लोग पार्किंग के लिए कोई जगह देख लीजिए, है ना। मेरा सबसे यही कहना है कि अगर पार्किंग नहीं है तो आप लोग खुद व्यवस्था करें कि गाड़ियाँ पार्क हो जाए। एटलीस्ट वहाँ तो आप लोग अपना एक आदमी खड़ा कर दें जो बता सके कि पार्किंग सही और करा रहे तो वहाँ कर लो। मोती नगर साइड में पार्क करा सकते हैं आप, वहाँ कराएंगे। रोड ही है वो तो पूरा है। मामले के संदर्भ में यातायात थाना प्रभारी श्रीमती स्नेहा चंदेल ने बताया कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते शहर में वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। इसके साथ ही शादियों का दौर भी आरंभ हो चुका है, जिसको देखते हुए लॉन मालिकों की यह बैठक रखी गई है, जिसमें इन लोगों को यातायात प्रभावित ना हो, इस मामले पर निर्देश दिए गए हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि मेन गोंदिया रोड पर बहुत सारे शादी लोन हैं जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और उनको मैंने यहाँ सचेत करने के लिए बुलाया था कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था खुद सुनिश्चित करें, अपना गार्ड लगाएं, ताकि यातायात व्यवस्था जो है खराब ना हो। मैडम क्या कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं? मैंने उनको बताया है कि अगर आपकी शादी लॉन में या मैरिज लॉन में जहाँ भी आपकी है हॉल वगैरह ग्राउंड, वहाँ पे आप अपनी पार्किंग की व्यवस्था खुद सुनिश्चित करें। उसके लिए आपको एक गार्ड रखना पड़ेगा। उस गार्ड को बताएं कि पार्किंग कहाँ करानी है, फिर वो गार्ड वहाँ गाड़ियाँ पार्क करेगा, जिससे रोड पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी। और मोस्टली जो शादी हॉल है वो गोंदिया रोड पर है, इसलिए मैंने यहाँ मीटिंग रखी थी। बच्चे भी, कोचिंग सेंटर वगैरह भी वहीं पर हैं, और चूँकि लोकसभा का समय है तो वहाँ मंत्रियों का आना जाना लगातार बना रहेगा, वीवीआईपी मूवमेंट बना रहेगा। उस दौरान कुछ अव्यवस्था ना हो, इसके लिए मैंने मीटिंग। बलभीम व्यायामशाला बालाघाट के तत्वाधान में जिला केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन बुधवार को नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में आयोजन के मुख्य अतिथि नगर पालिका वारासिवनी अध्यक्ष विवेक पटेल, कार्यक्रम अध्यक्ष समाज सेवी राजा लिल्हारे सहित नगर के सम्मानीय नागरिकगण मौजूद रहे। कुश्ती को 5 ग्रुप कुमार, अभिमन्यु, किशोर, जिला केसरी एवं शेरा में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम राउंड कुमार ग्रुप के पहलवानों ने कुश्ती खेली, जिसके बाद क्रमवार पहलवान खेलने के बाद विजेता पहलवान 7 मार्च को होने वाले फाइनल राउंड में प्रवेश करेंगे। संदर्भ में नगर पालिका वारासिवनी अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि बलभीम व्यायामशाला द्वारा जिला केसरी कुश्ती का आयोजन किया गया है। यह परंपरागत खेल है। यह खेल प्रतियोगिता पहले प्रतिवर्ष नागपंचमी के अवसर पर खेली जाती थी, जिससे नगरवासी आनंद लेते थे, किंतु इस परंपरागत खेल के प्रति आज के युवाओं में कमी देखी जा रही है, जो इसमें रुचि बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, जो लगातार
हर वर्ष होनी चाहिए और यह काफी सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि वर्तमान में युवा अपनी अधिकतम समय मोबाइल या फिर अन्य चित्रों में खो देते हैं। लेकिन इस प्रतियोगिता की प्रेरणा से उन्हें यह खेल खेलना चाहिए जिससे उनके दिमाग में साथ ही शरीर का भी विकास हो सके। जी बताइए, आज यहाँ आयोजन रखा गया है, क्या आयोजन है, कहाँ की टीम शामिल हुई है इसमें? बलभीम व्यायामशाला बालाघाट के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला केसरी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। ये हमारा भारत का परंपरागत खेल है कुश्ती। 2 दिवसीय दंगल यहाँ हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई कमी आई थी कुछ दिनों से, जब हम हर साल नाग पंचमी के अवसर पर दंगल हुआ करता था और हमारी बहुत से शहर के पहलवानों को कुश्ती देखने मिलती थी। पर कुछ दिनों से कहीं ना कहीं पहलवानी के क्षेत्र में कमी आई है। इस परंपरागत खेल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, हमारे जिले भर के पहलवानों को आगे लाने के उद्देश्य से, उनकी प्रतिभा देखने के लिए और उस लोगों में कुश्ती के प्रति फिर से लगाव बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर बलभीम हेल्थ क्लब बालाघाट ने आयोजन रखा है। वाकई ये आयोजन सराहनीय प्रशंसनीय है। हमें अपने ज़िले के पहलवानों को एक अच्छा मंच मिलेगा, उन्हें अच्छा खेल दिखाने का अवसर मिलेगा, जिसके तहत यहाँ अच्छा खेल दिखाएंगे, हम उनका हौसला बढ़ाएंगे, उन्हें आगे भी बड़े स्तर पर भी खेल दिखाने का अवसर मिलेगा। हम चाहते हैं कि इस तरह की व्यायामशाला बढ़े, जो हमारे देश में कहीं ना कहीं नशे में हमारा युवा और मोबाइल में भिड़ा हुआ है, उससे हटकर व्यायामशाला जाए, दंगल में इंटरेस्ट ले, अपने शरीर को अच्छा बनाए और स्वस्थ रहे। इसके तहत हमारा देश भी स्वस्थ रहे, इसलिए हम इस कुश्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पहुँचे। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रदेश के अधिकांश सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन हैं। इस कारण मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नीरज अरोड़ा एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्याम रंगलानी के नेतृत्व में जिले के 50 से अधिक आयुष चिकित्सकों ने सोनपुरी पहुंचकर विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे से मुलाकात कर प्रदेश में आयुष चिकित्सकों को होने वाली परेशानियों और एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आज वर्तमान समय छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश के आयुष चिकित्सकों आकस्मिक समय के लिए आपातकालीन चिकित्सा एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति प्रदान की जाए। आयुष चिकित्सकों ने बताया कि विधानसभा 2018 के वचन पत्र में कांग्रेस द्वारा आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना किए जाने की बात कही गई थी। इस विषय को लेकर आज सभी आयुष चिकित्सकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे जी से सौजन्य से भेंट कर उन्हें इस विषय की जानकारी दी। चिकित्सकों ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग 35,000 आयुष चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज प्रदेश के लगभग 40,000 आयुष चिकित्सक बेरोजगार हैं। अगर आज कांग्रेस सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी जाती है तो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलने लगेगी। विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा प्रदेश के आयुष चिकित्सकों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कांग्रेस सरकार के वचन पत्र के अनुसार आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाइयां लिखने एवं रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य करने के लिए कार्य योजना बनाने का आश्वासन दिया है। वारासिवनी रोड रेंजर कॉलेज के सामने मोटरसाइकिल ने एक साइकिल को टक्कर मारकर अनियंत्रित हो गई। इस सड़क हादसे में साइकिल सवार महिला त्रिवेणी भलावी एवं मोटरसाइकिल सवार कुलदीप चौहान पंप हाउस गली भटेरा चौकी निवासी घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति एवं राधेश्याम सिंघन धूपे का बुधवार को परसवाड़ा आगमन हुआ, जहां उन्होंने विश्राम गृह में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दावेदारों ने जो सूची प्रस्तुत की है उस पर शीर्ष नेतृत्व की अंतिम मोहर के बाद निर्णय लेने की बात कही गई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के
में बताया गया कि आगामी लोकसभा के मद्देनजर उन्हें बालाघाट सिवनी लोकसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं की राय जानने भेजा गया है। अभी तक 8 से 10 दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिस पर शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद बेहतर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के, बूथ लेवल के और सेक्टर अध्यक्ष, जो जिले की कमेटी, जो महिला संगठन, जो यूथ के, उनको सबको मुलाकात करके मिल करके लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, कैसे व्यक्ति को टिकट मिलेगी जिससे हम ये लोकसभा का इलेक्शन अच्छे तरीके से जीत सकें। अभी फिलहाल कितने दावेदार हैं? अभी फिलहाल हमारे यहाँ से 8-10 दावेदार हैं। क्या क्राइटेरिया निश्चित किया गया है प्रत्याशी को लेकर? प्रत्याशी को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं है उसमें, लेकिन एक चीज़ ये जरूर उसमें है, दिशा निर्देश जो पार्टी के द्वारा दिया गया है कि लगभग जो टिकट 1 बार 2 बार पा चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, तो और भी पार्टी के हमारे कुछ संगठन सर्वे कर रहे हैं, अंदरूनी सर्वे कर रहे हैं। सारा सर्वे इकट्ठा होकर के जब एकत्रित होकर जो रिजल्ट आएगा वही हाईकमान। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्याओं के संबंध में उन्होंने बताया कि चौथे वेतनमान के तहत उन्हें 80% राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें से 12% राशि EPF के लिए काटी गई है, लेकिन उसे मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में जमा नहीं किया गया है। वहीं कर्मचारियों ने 5वें वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्या मांगे ये? हम मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी का मैं सचिव हूँ। हम लोगों को आज सभी पेंशनर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी के नाम 2 पत्र लिखे हैं, जिसको श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा सौंपा गया है, जिसमें विगत 1/12/2016 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रमांक 321/13 के अनुसार हमको 80% राशि का भुगतान किया जाना था, जिसे आंशिक रूप से किया गया है और जिसमें हमने एक शपथ पत्र दिए थे कि इसमें हमारा 12% की राशि ना काटी जाए EPF में जमा करने के लिए, किंतु शासन द्वारा काटी गई और उस राशि को डबल करके इनको भविष्य निधि खाते में सब कर्मचारियों को जमा करना था, लेकिन इन्होंने जमा नहीं किए हैं और ना ही हमको वापस किए हैं। अब जब वहाँ भविष्य निधि खाते में जमा नहीं हो रहा है तो हमको डबल राशि वापस होना चाहिए। तो आज 2 साल हो गए, कई बार लेटर लिखने के बाद भी आज तक की कोई कार्रवाई नहीं। उसी संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे। अच्छा, ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो बैयर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरवाही एवं ग्राम पंचायत करवाई के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्या के संबंध में उन्होंने बताया कि इन दोनों गाँवों में 1 दर्जन ग्रामीण करीब 40 वर्षों से वन विभाग की भूमि पर निवासरत है। उन्हें आज तक उस भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि वन अधिकारी अधिनियम के तहत व्यक्तिगत तौर पर पट्टे प्रदान किए जाए। सचिव में हूँ, ज़मीन के बारे से आए हैं। ये ज़मीन हम कम से कम 72-73 से कब्जा किए हैं, 1972-73 से। उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ वहाँ सब फाइल हम घुमाते हैं, कोई कहते हैं वहाँ जाओ, कोई कहते हैं वहाँ जाओ। हम कलेक्टर साहब के पास हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं? हम 15-16 काय की ज़मीन थी, क्या करते थे उसमें कब्जा करके? कब्जा करके खेती करते थे, घर मकान बना हुआ है। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्या है कि हमको पट्टे मिल जाए तो अच्छा, कुछ योजना मिल जाए तो उसकी कुछ और हम। जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 10 मार्च को निर्धारित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी।
इस परीक्षा के सफल संचालन को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने इस परीक्षा को लेकर नियुक्त केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे परीक्षा के लिए पर्याप्त कक्ष सुविधाएं एवं अमले की सुनिश्चित करें। यह प्रवेश परीक्षा 10 मार्च रविवार को प्रातः 9:45 से 12:15 के बीच आयोजित होगी। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जिला मुख्यालय में 2 परीक्षा केंद्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट एवं शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल बालाघाट को बनाए गए हैं। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा एवं उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कर्नापुर, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबरा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लांजी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वाराशुनी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैयर सहित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी शामिल है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में कुल 2142 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें जिला मुख्यालय के 2 परीक्षा केंद्रों में 854 परीक्षार्थी पंजीकृत है एवं विकासखंड स्तर पर 1389 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पद्मज न्यूज से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तर पर स्थित मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 10 मार्च को परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 2142 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा केंद्र की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। इसमें हमारे उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर का और मॉडल स्कूल जो हमारे 2 हैं, मॉडल स्कूल बैयर और मॉडल स्कूल बिरसा, ये 3 जगह में 9th से बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू प्रवेश दिया जाता है। इसमें बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और इस ऑनलाइन आवेदन के तहत सारे बच्चे विभिन्न सेंटरों पे परीक्षा देने के लिए 10 मार्च को उपस्थिति देंगे। ये परीक्षा प्रातः 9:45 से 12:15 तक संचालित की जाएगी। ज़िले में मुख्य रूप से 11 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से बालाघाट ब्लॉक में 2 सेंटर हैं। एक है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, दूसरा है शासकीय वीरांगना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शीघ्र ही आचार संहिता की घोषणा की जाने वाली है। वहीं प्रशासन स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर आरंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासनिक तौर पर ईवीएम की व्यवस्थाओं के साथ साथ अधिकारियों को उनके दायित्व सौंपे जा रहे हैं। आपको बताएं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, वहीं इस चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा भी शीघ्र हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। लालबर्रा हॉस्पिटल कॉलोनी मानपुर में नवनिर्मित अष्टकोणीय शिव मंदिर प्रांगण में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में गत 26 फरवरी से जारी 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री रुद्र महायज्ञ में 4 मार्च को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा के साथ समापन किया गया, जिसके पश्चात 5 मार्च को शाम 4 बजे पूर्णाहुति दी गई और इसके बाद मंदिर समिति के द्वारा अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया और बाद में विशाल भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर मुख्यालय सहित आसपास क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गणों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। रणबीर भैया करते से शासन द्वारा
किसानों को लाभ पहुंचाने को लेकर किसानों से शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए जिले में 21 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह वारासिवनी में स्थित वृहताकार सेवा सहकारी समिति को गेहूं, चना, सरसों खरीदी के लिए पंजीयन एवं खरीदी केंद्र बनाया है। साइट धीमी गति से चलने के कारण पंजीयन नहीं हो रहा है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले किसानों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? यशवंत राय। कहाँ रहते हैं? ग्राम लड़सरा। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? वारासिवनी मुख्यालय से 20 किलोमीटर। तो यहाँ गेहूँ का पंजीयन करवाने आए हैं? गेहूँ चना दोनों का पंजीयन करवाने। तो यहाँ लेके भी आना पड़ेगा आपको? आना पड़ेगा। तो फिर किस तरह से परेशानी होती है? बहुत सारी परेशानी होगी। गाड़ियाँ किराए से बनाना पड़ेगा। यहाँ बाहर दाने अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो 2-3 दिन यहाँ जगना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए? एक केंद्र हमारे गांव के पास में होना चाहिए, मेंढकी के पास होना चाहिए। आपका नाम? सुरेंद्र डाके। कहाँ रहते हैं? मेंढकी। किस काम से आए थे यहाँ? यहाँ चना और गेहूँ का पंजीयन कराने आए थे। तो पंजीयन हो गया? पंजीयन नहीं हुआ, बहुत तकलीफ जा रही है पंजीयन करने में, क्योंकि यहाँ 60 गाँव करीब आते हैं यहाँ पे। जी जी। तो 60 गाँव की वजह से 2 जगह केंद्र होना था, जैसे मेंढकी एक सेंटर देना जरूरी था वैसे। तो 60 गांव के यानी जैसे कितनी दूरी तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे लोग किसान आते हैं? कितनी दूरी पड़ता है? ये मुख्यालय में है तो? मुख्यालय में तो 60 गांव लगा लो आप, उसकी यानी कम से कम 3-3 किलोमीटर के अंतराल में तो पूरे गांव हैं। 3-5 किलोमीटर। यानी कुछ लोग 20-25 किलोमीटर तक भी आ रहे हैं? 25 यानी 30 किलोमीटर तक भी आ रहे हैं। जैसे पंजीयन नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा आएंगे? फिर आप? हाँ, दोबारा देखने के लिए आना पड़ेगा। OTP नंबर आता है, बोले उसको देख लो मोबाइल में। मोबाइल अगर नहीं दिखा तो फिर यहाँ आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा चेक करने हुआ कि नहीं हुआ। वहीं वृहताकार सेवा सहकारी समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर हितेश सोनी ने कहा कि पंजीयन कार्य 14 मार्च तक किया जाना है। शेष 7 दिनों में 900 आवेदन जमा हुए हैं। वहीं आवेदनों की संख्या बढ़ेगी, इसके लिए अन्य सोसाइटी के ऑपरेटरों की आवश्यकता है। आपका नाम? मेरा नाम हितेश कुमार डुमरे है। मैं वृहताकार सहकारी समिति वारासिवनी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। अब तक कितने किसानों का चना और गेहूं के लिए पंजीयन हो चुका है? सर, अभी तक कम से कम 900 किसानों का ऑनलाइन पंजीयन हो चुका है और हमारे पास लगभग 1700 फार्म अभी तक आवेदन के लिए आए। और कब तक करना है? ये 14 तारीख तक, 14 दिन तक। तो किस तरह से परेशानियाँ हो रही है अभी? जैसे मान लीजिए सारे लेट क्यों हो रहे हैं? सर, क्या है कि पंजीयन ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा स्लो चलना। एक ऑपरेटर द्वारा 25 से 30 पंजीयन रोज के किए जाते हैं। कितनी पंचायतों के किसान यहाँ पे पंजीयन करवाने आ रहे हैं? पंचायतों का तो उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि जो ग्राम जो बढ़ते हैं, लेकिन 3 ब्रांचों के पंजीयन यहाँ पर होते हैं, रामपाली, डोंगरमाली और वारासिवनी। कितने? लगभग 27 सोसाइटियाँ इसके अंतर्गत आती है। 27 सोसाइटी का सिर्फ एक ही मुख्यालय केंद्र बनाया है पंजीयन के लिए। वहीं वृहताकार सेवा सहकारी समिति वारासिवनी के प्रबंधक HC बसेने ने कहा कि साइट की धीमी रफ्तार के कारण दिक्कतें आ रही हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान की राशि के लिए परेशान हो रहे किसान सहकारी बैंक के लगाने पड़ रहे चक्कर। वृहताकार सोसाइटी वारासिवनी में पंजीयन के लिए परेशान हो रहे किसान, वेबसाइट की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई परेशानी। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का 10 मार्च को होगा आयोजन, शिक्षा विभाग ने पुख्ता की तैयारियां। विदिशा से स्थानांतरित हुए पुलिस अधिकारी देवेंद्र यादव ने CSP का संभाला पदभार। और उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जिला स्तरीय केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, पहलवानों ने दिखाया दमखम। फाइनल में महिला पहलवान दिखाएंगी दांव। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।